हेलो। हाँ तो बच्चों बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक क्या हुआ है। अच्छा, अगर किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ हो, अगर किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ हो तो उसको मोलैलिटी में कैसे चेंज करना है ये बता दिया गया है। अगर मोलैलिटी दिया हो तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे बता दिया गया है। यानी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी, क्या आप फोन चला रहे हैं? मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच के रिलेशन को बता दिया गया है। जरा मुझे बताइएगा कौन कौन से सवाल हो गए हैं। ये हो गया है सब, ये हो गया है, कहाँ तक? 7 तक ये सवाल हो गया है। ये तो इसको ट्राई करिए। द मोलैलिटी ऑफ 640, ध्यान से देखो, ध्यान से, मोलैलिटी में हुआ होगा, मोलैलिटी में नहीं हुआ होगा। खाली बोला गया था द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, यहाँ पर इसका मास दिया हुआ है, वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग है। यहाँ पर मास दिया हुआ है ना। देखो ये ट्राई करो, मोलैलिटी निकालना है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलैलिटी निकालना है, और मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं। हाँ एकदम ठीक बोल रहे हैं, वेरी गुड। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, चुप रहे प्लीज। डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के मास को क्या चीज में लेना होता है? केजी में। यहाँ पर जो वाटर बोला है उसका मास दिया हुआ है, यही सॉल्यूट भी है और यही सॉल्वेंट भी है और यही सॉल्यूशन भी है। यही क्या है? सॉल्यूट भी यही है, क्योंकि प्योर वाटर बोल रहा है। तो प्योर वाटर मतलब वाटर में कुछ मिलाया नहीं गया है, तो सॉल्यूट भी वाटर ही है, सॉल्वेंट भी वाटर है, और दोनों को मिला के सॉल्यूशन भी वाटर ही है। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास चाहिए ना, तो मास यहाँ पे दिया हुआ है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। बहुत बढ़िया। H2O वाटर का मोलर मास 18, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, तो 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका मोलर मास। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है, तो मास लेना पड़ेगा, और मोलर मास किसका? वाटर का मास और वाटर का मोलर मास। बताइए वाटर का मास कितना दिया है? 648, ये हो गया मास। वाटर का मोलर मास 18, ये मास बाई मोलर मास किए तो क्या निकल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या निकल गया? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है? 648। क्या चीज में दिया है? ग्राम में। तो केजी में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। बताइए तो ये कहाँ चला जाएगा, कैसे सॉल्व होगा? क्या इसको लिख सकते हैं 648 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 648 इंटू 18? 648 से 648 कट जाएगा, 1000/18, और 1000/18 का मतलब क्या हुआ? 55.55 मोल पर केजी। ऊपर में मोल है, नीचे में केजी है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 55.55 मोल पर केजी। नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोलेगा सर हमको ये बात नहीं समझ में आया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास। वाटर का मोलर मास 18, वाटर का मास 648, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी वही है, सॉल्यूट भी वही है। सॉल्यूट भी वाटर है और सॉल्वेंट भी वाटर है।
चलें आगे। जिन बच्चों का इसके पीछे का लेक्चर छूटा हुआ है वो रिकॉर्डेड लेक्चर से कंप्लीट करेंगे या बैकअप क्लास शाम को आ सकते हैं 3 से 6, उसमें आकर कंप्लीट कर सकते हैं। जाते समय भेंट करके जाएंगे। जिन बच्चों का पीछे का क्लास छूट गया है अभी जाते समय भेंट करके जाएंगे, उनको टाइम बताया जाएगा, उस टाइम पे आकर बैकअप कर सकते हैं। अगर हो गया हो तो इजाजत दें, आगे चलेंगे। चलिए, ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई साहब। और मुझे आशा ही नहीं परिपूर्ण विश्वास है कि मोलालिटी का सवाल है पर तुमसे शायद नहीं बने। जरा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो तो जरा। फॉर्मूला बता दिया गया ना, मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला बता दिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला बताया गया पिछले सवाल में। पहले क्वेश्चन लिखिए, ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट है और हर साल यही क्वेश्चन इसी टाइप यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपसे सवाल बन जाएगा। मैं बनाऊं क्या? पहले आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, बताइए क्या आंसर आता है आप लोगों का, क्वेश्चन समझ पाते हैं कि नहीं। क्या निकालना है क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? किसका मास? यूरिया क्या है यहाँ पर? यूरिया क्या है? सॉल्वेंट कौन बोल रहा है मूर्ख? यूरिया दिया मतलब सॉल्यूट दिया है, सॉल्वेंट तो वाटर होता है। यानी मास किसका निकालना है? सॉल्यूट का मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 2.5 केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। नहीं समझ रहा है तुम लोग? आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? मास ऑफ यूरिया निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ यूरिया। यूरिया सॉल्यूट है, इसका मास निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। मोलर मास ऑफ यूरिया जानते हैं? मोलर मास ऑफ यूरिया ध्यान दीजिएगा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। मोलर मास देखिए कैसे निकालेंगे यूरिया का। नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2। नहीं समझ में आ रहा इन लोग को भैया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 14 होता है पीरियोडिक टेबल से। ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या, भार है। तो नाइट्रोजन का भार 14 होता है, इसलिए 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 पीरियोडिक टेबल से। तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। और यहाँ कितना हाइड्रोजन है? नाइट्रोजन का 14 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है। तो कार्बन का भार कितना हुआ? 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। फिर से नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 14। और फिर हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2। इन सबको जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 60 ग्राम पर मोल। और ये क्या निकल गया? यूरिया का मोलर मास। समझ में आया कुछ? ये 60 कैसे आया, किसको डाइजेस्ट नहीं हुआ जी? समझ में आया 60? चलिए, तो मास दे दिया, मोलर मास, और क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है जी। क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या दिया हुआ है? 2.5 केजी। आप अगर ग्राम में करना चाहें तो ग्राम में भी कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत महसूस होता है तो।
2.5 को 1000 से इंटू किए हैं, किलो को हजार से गुना कर दीजिएगा ना तो वो ग्राम में चेंज हो जाएगा। अरे यार 2.5 को 2.5 रहने दिए, के मतलब किलो, किलो मतलब हजार, तो हजार से गुना कर दिए, इसके का वैल्यू रख दिए हजार और जी के जगह पे ग्राम रहने दिए। अब बताइए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोलैलिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, 0.25 मोलल, क्या दिया हुआ है, 0.25 मोलल। अब जब सब चीज दिया है एक चीज निकालना है तो आप जानते हैं कि मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नहीं समझ रहा है भाई, मास बाई मोलर मास करेंगे तब ना नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के मास को क्या चीज में रखना होता है, केजी में। अब इस फॉर्मूला में सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। बताइए मोलैलिटी कितना दिया हुआ है, 0.25 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है तो मास को मास रहने दीजिए, मोलर मास कितना 60 डिवाइडेड बाय 2.5, ये 2.5 जो डिवाइड में है ये इधर आके क्या चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 0.25 इंटू 2.5 और 60 भी डिवाइड में इधर आके कहां चला जाएगा, इनटू में, यहाँ क्या बचेगा, मास। अब बताइए 60 को अगर 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 और 30 150, और 150 को 0.525 से गुना कीजिए, 0.25 इंटू 150 इक्वल्स टू मास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 37.5 ग्राम, और ये क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ यूरिया। नहीं समझ पाए, अगर कहिएगा तो दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, एक और दूसरा फॉर्मूला यूज करके भी बनाया जा सकता है। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो बोलिए, दूसरा तरीका करके भी बताएंगे। इसको VBI लिखिएगा इस क्वेश्चन को। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, मास बाई मोलर मास। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ना लिख के मास बाई मोलर मास लिख दिए हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और सबका वैल्यू पुट करते चले गए, आंसर आ गया। अभी जाते समय भेंट करके जाएंगे विशाल, सचिन रॉय, सचिन यादव, विवेक, हिमांशु, और आपका क्या नाम है बालक, फर्स्ट क्लास लग रहा है आपका, सोनू। आप भी भेंट करके जाएंगे, आप भी भेंट करके जाएंगे बबलू, समझ गए, समय लेकर जाएंगे और समय पर आकर क्लास बैकअप कंप्लीट करेंगे। आपका प्यारे, आपका भी छूटा हुआ है ना बालक क्लास जी, आपका भी फर्स्ट डे है ना आज, आप भी आइएगा, बताइए भेंट करके जाइएगा अभी। जरा एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक, 150 को 0.25 से इंटू करने पे कितना आ रहा है, आ रहा है ना 37.5। चलो, ये क्वेश्चन टेस्ट में हर बार रहेगा और मुझे आशा ही नहीं, परिपूर्ण विश्वास है तुम फंसने वाले हो इसमें। आंसर याद मत करके आ जाना यार, हम वैल्यू चेंज करके देखेंगे। अच्छा, अब चलें आगे। ए बाबू, आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है क्या चल रहा है ये सब, सचिन रॉय समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, ठीक है। ये सब तो क्लास 11 में पढ़े हैं यार, मोलैरिटी मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स, को नया चीज तो पढ़ा नहीं रहे हैं।
चले आगे। ये क्वेश्चन तो आप लोगों से बन जाना चाहिए यार, ये तो बन जाएगा। ये भी अगर नहीं बनेगा तुम बेकार साइंस ले लिया। तुमको हम फॉर्मूला मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला पता है ना। हाँ, तो मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। और क्वेश्चन कह रहा है इथेनोइक एसिड को बेंजीन में घोला जा रहा है, CH3COOH। ये जो इथेनोइक एसिड है ये 2.5 ग्राम है, यानी कम मात्रा में है, यानी ये सॉल्यूट है। और इसको बेंजीन में घोला जा रहा है, बेंजीन यानी C6H6, 75 ग्राम है, ये ज्यादा मात्रा में है। इसका मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करिए, आंसर ला के बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के मास को केजी में रखना होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो आपको बता दें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। अगर आप सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो आपको मास यहां पर सॉल्यूट का ही रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास भी आपको सॉल्यूट का ही रखना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर कोई भी चीज आपको ग्राम में दिया गया है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो केजी में चेंज हो जाएगा। इतना हिंट मैंने कर दिया, अगर इसके बावजूद आपसे नहीं बन रहा है तो दिक्कत है बॉस। बैठे नहीं रहिए, बनाइए जी बनाइए, सब वैल्यू पुट करिए। देखिए सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूशन कौन है। आप जी नीतीश कुमार बैच टाइम चेंज किए हैं क्या जी। 1.6 मोलल, किसी बालक का आंसर आया है जी 1.6 मोलल। बाकी लोगों का आने का प्रतीक्षा है, इंतजार है, चेक कर लेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है तो बोलो, कॉपी पे आके बताएंगे यार। मटियाए मत रहो बालक, बैठे नहीं रहिए प्यारे, बोलिए। नहीं हो रहा है आपसे, बोलिए, आके सर कॉपी पे बताएंगे। ये सब में कैलकुलेशन है, सब फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, जब तक आप मोल्स नहीं निकालिएगा तो यहाँ पुट क्या कीजिएगा, मोलैलिटी निकालने के लिए आपको मोल की जरूरत है, और मोल का फॉर्मूला ये होता है, मास ये दिया है, मोलर मास निकालिए 0.55। दूसरा आंसर भी आ गया है 0.55 मोलल। चलिए हमें तीसरा आंसर का इंतजार रहेगा। किसी से नहीं हो रहा है तो बोलो, मटियाए नहीं रहो, मैं बार बार कह रहा हूं। ए मनीष, बन जाएगा आपसे सवाल, बनाओ। सब क्वेश्चन तो हम ही बनाते हैं, कहा तो कम से कम बना के दिखाओ बेसिक वाले। 0.55 ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं और इंतजार करते हैं।
क्या जी पहले तो आप लोग मोलर मास निकाल पाए कि नहीं इसका? इसका अगर मोलर मास नहीं निकालिएगा तो आंसर कहां से आएगा यार? मास बाई मोलर, मास दिया हुआ है 2.5, मास दिया हुआ है 2.5, मोलर मास निकाले तो कितना आया है? मोलर मास आप लोगों का आना चाहिए था 24 प्लस 16 प्लस 4 ना, प्लस 16, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 30 60, मोलर मास 60 आना चाहिए। हाँ तो इसका मोलर मास आपका सॉल्यूट जो है इसका मोलर मास 60 आना चाहिए। मास दिया है 2.5, मोलर मास 60, तो 2.5 यहाँ इसके जगह पे पुट करिए और इसके जगह पे 60 पुट करिए, 2.5 बाई 60 कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, तो यहीं पे पुट कर देते हैं ना यार। चलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 2.5, मोलर मास 60, ये हो गया आपका मोल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है जी 75 ग्राम। केजी में करने के लिए क्या करना है जी, 1000 से डिवाइड करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 1000 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा 60 इंटू 75, एक डेसिमल से एक जीरो खर्च हो जाएगा, 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 75 हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया 100 और नीचे में हो गया 180, है ना, तो जीरो जीरो कट जाएगा, ऊपर हो गया 10 नीचे हो गया 18, 18 का पहाड़ा में 10 नहीं आएगा, दशमलव दिए 100 हो गया, 18 पच्चे 90, 10 18 पच्चे 90, 0.55 मोलर, ये करेक्ट आंसर है नीचे वाला। कितना आसानी से बन गया यार, तुम लोग से ये सब भी नहीं हो पा रहा है जी, क्या बोले हैं। इसके लिए कहीं क्लास करने का जरूरत नहीं है, 11th पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब जितना बता रहे खाली पुट करना आंसर लाना है। आप क्या पढ़ें, जीरो भी आप जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सिंपल सर बता रहे हैं मास का फॉर्मूला ये है, मोलर मास ये ऐसे निकाला जाता है, मास बाई, ये मोलर मास यहाँ निकाल के दिखाए हैं, मास बाई मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, ये हो गया मास, ये हो गया मोलर मास। सॉल्यूट का मास बाई मोलर मास मोल देता है, ये सॉल्वेंट का मास दिया है 75 ग्राम में दिया है, तो केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए हैं, नीचे वाला 1000 को ऊपर ले गए हैं और सॉल्व कर दिए हैं, 0.55 आंसर आया है। किसी को अगर नहीं समझ में आया कोई बात तो बोलिए सर हमको ये बात यहाँ नहीं समझ में आया। चले आगे, आपको बाबू समझ में आया ये सब क्या चल रहा है? अब समझ में आया जी सचिन आपको जी, आप लोग सचिन आपको समझ में आया बाबू? बबलू नहीं आएगा अगल बगल तो कॉपी भी देखेंगे है ना। चलिए ठीक है, चलो होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए, एनसीईआरटी किताब सभी के पास है, मैंने तरफ से जितना मेरे पास सवाल था मैंने करा दिए। अब इतना पढ़ाने के बाद मोलैरिटी और मोलैलिटी लगभग हो चुका है, तो आपके पास अब आपके पास एनसीईआरटी की अगर किताब है तो उसके एक्सरसाइज में जाना है, इन टेक्स्ट में नहीं, एग्जाम्पल में नहीं, चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज में जाना है, और ये पहला चैप्टर है यानी चौथा सवाल और पांचवा सवाल, छठा और आठवां ये सवाल अब आपसे बनने चाहिए। तो होमवर्क लिख लीजिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और इंटेक्स्ट के ये सवाल बनाने हैं, ये इंटेक्स्ट के सवाल है, इसको लिख लीजिए और घर में जाकर बनाइएगा, इस कॉपी में मत बनाइएगा, ये दूसरी कॉपी में बनाइएगा। लिख लीजिए होमवर्क, कॉपी में वहीं पे लिखिए, होमवर्क तो यही लिखो ये जो है सो, बाकी बनाना इसको दूसरी कॉपी में, ये वहीं पे जहाँ पे खत्म हुआ वहां पे लिखिए होमवर्क, और होमवर्क करके इसको लिखिए, बाकी बनाइएगा दूसरे सवाल में, और होमवर्क यहीं पे आपका लिखा होना चाहिए, ताकि आप जब नोट्स को रिवाइज करें तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से सर क्या पढ़ने बोले हैं, इसीलिए नोट्स में ही इसको रखिएगा। एनसीईआरटी से सर सेलेक्ट करके दिए हैं कि ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, और बनाइएगा, जिसको दिक्कत होगा कल के क्लास में पूछिएगा। लिख लिए एक्सरसाइज के क्या सवाल है, इन टेक्स्ट के क्या सवाल है।
अभी जाते समय सभी को अपना अपना डीपीपी लेकर के जाएंगे। आज से केमिस्ट्री का डीपीपी मिलना शुरू हो गया है। जाते समय सभी बच्चे अपना डीपीपी लेकर जाएंगे। जिन बच्चों को टी शर्ट नहीं मिला है, टी शर्ट भी लेकर जाएंगे, पहन कर आएंगे कल से। चलें आगे। अब तो हम लोगों ने मोलैरिटी और मोलैलिटी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथा तरीका पढ़ेंगे। कितना तरीका, कौन सा नंबर है ये? 4 नंबर। अब आप सोचेंगे 4 कैसे है? तो हम लोग का जो टॉपिक केमिस्ट्री में अभी चल रहा है वो पहला टॉपिक चल रहा है, और जिसका नाम है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, ये कैसे हम बता सकते हैं लिखकर? सबसे पहला तरीका आपने क्या पढ़ा जी? परसेंटेज। दूसरा तरीका आपने क्या पढ़ा? मोलैरिटी। तीसरा तरीका आपने क्या पढ़ा? मोलैलिटी। जिन बच्चों का ये छूट गया, सर ने कहा आपको बैकअप मिलेगा। और परसेंटेज को क्या बोलते हैं जी? पीपीएच। तो 3 चीज हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसका नाम चौथा नंबर है, मोल फ्रैक्शन। इसको ग्रीक अल्फाबेट काई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? काई, CHI, काई पढ़ा जाता है इसको। ची, चाय, ये सब नहीं पढ़ा जाता है। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं क्या पढ़ा जाता है इसको? काई पढ़ा जाता है, एक्स नहीं पढ़ा जाता है। काई ग्रीक अल्फाबेट है, काई लिख लीजिए। चौथा नंबर डालिए, मोल फ्रैक्शन, काई। इसके पहले क्या छूटा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, जिनका छूटा हुआ है। काई कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे। ऐसे लिखते हैं एक्स, और ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा काई। ये हो गया एक्स, ये हो गया काई। हो गया। चले अब, क्या इसके पहले कभी आप लोग मोल फ्रैक्शन शब्द सुने हैं? देखिए बच्चों, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। मोल का मतलब होता है पार्टिकल। मोल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल। और फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। एक बात आप समझिए, सर आपसे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन 2 चीजों के मिलने से बनता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। और जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। जरा समझिए इसको। ये सॉल्यूट है, यानी मान लीजिए कि सॉल्यूट के पार्टिकल कुछ इस कलर से दिखा रहा हूं मैं, और ये समझिए कि ये आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। अब भैया, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। क्या बना रहे हैं जी? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में किसके पार्टिकल होंगे? सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे, और हाँ बोलो ना, सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे। ज्यादा किसके होंगे? ज्यादा सॉल्वेंट के होंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में रहता है। नहीं समझ पा रहे? तो ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का मतलब यह है, ये जो सॉल्यूशन बनता है उसमें सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं होते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं होते हैं, दोनों के पार्टिकल होते हैं। सही बात है, गलत बात है? जैसे मान लीजिए ये क्लासरूम जो है, इसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। इसमें बॉयज की संख्या क्लासरूम में ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि बॉयज क्या है? सॉल्वेंट। और लड़कियों की संख्या कम है, तो आप क्या कहेंगे? गर्ल्स क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से पूरे क्लासरूम को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन बना। तो इसमें बॉयज की जो हिस्सा है कुछ, इसमें गर्ल्स का भी कुछ हिस्सा है। तो अगर बॉयज का फ्रैक्शन कितना है, जरा समझना ध्यान से, सुनो जरा, समझो जरा। फ्रैक्शन कैसे निकालते थे 10th क्लास में आप लोग थे तो, बचपन में? जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम में बॉयज की संख्या है मान लीजिए 50, और गर्ल्स की जो संख्या है मान लीजिए है 10। टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है प्यारे? 50 + 10 60। कोई दिक्कत? अगर हमसे पूछा जाए कि बॉयज का फ्रैक्शन बताओ, ध्यान से समझना जाहिलो, ध्यान समझना, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो अगर हमको बॉयज का फ्रैक्शन निकालना है तो हम ऊपर में रखेंगे नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय
टोटल स्टूडेंट्स इंटू, अब हमको अगर परसेंटेज निकालना रहता, हाँ, तब ये क्या करते, इंटू 100 करते। लेकिन चूंकि हमको बॉयज का फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए इतना ही छोड़ देंगे। अगर हमको इसी क्लास में बॉयज का परसेंटेज निकालना रहता, क्लास में कितने परसेंट बॉयज और कितने परसेंट गर्ल्स हैं, तब हम क्या करते, ध्यान दीजिएगा, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं। बॉयज का फ्रैक्शन निकाल रहे तो ऊपर में किसका संख्या रखें, बॉयज का, नंबर ऑफ बॉयज बाय टोटल स्टूडेंट्स इंटू क्या करना है जी, 100 कर दीजिएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा। और अगर इंटू नहीं कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शन। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या अंतर है, कि परसेंटेज की दुनिया में मैक्सिमम 100 होता है और फ्रैक्शन की दुनिया में मैक्सिमम 1 होता है। ध्यान देना, 1 होता है। नहीं समझ रहे हैं सर? सर कहते हैं ना, ये मान लो तुम्हारा अर्थ है, हमारा घर ये अर्थ है, तो अर्थ में ना 25% जो आप देख रहे हैं, ये 25% लैंड है, और ये जो 75% देख रहे हैं, ये क्या है, वाटर है। अगर अर्थ को आप 100% बोलते हैं तब, लेकिन अगर अर्थ को आप 100% ना बोलकर अगर अर्थ को आप 1 बोलते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 0.25 पर लैंड है, नहीं समझ रहा है, 0.75 पर वाटर है। इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन की दुनिया में मैक्सिमम क्या होता है, 1, और वही परसेंटेज की दुनिया में मैक्सिमम क्या होता है, 100। इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूट को बच्चों हम लोग बी कहते हैं और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, तो इसका भी कुछ हिस्सा होगा, इसको बोल रहे हैं काई बी, और इसका कुछ हिस्सा होगा, इसको बोल रहे हैं काई ए। इन दोनों को मिला के बनाए तो हम बोल सकते हैं क्या, काई ए प्लस काई बी बराबर 1। नहीं समझे? अरे यार, इसको समझने की औकात चाहिए, औकात। सर कह रहे हैं कि जब दो चीज को मिला के सॉल्यूशन बनाए तो यही दोनों मिलके ना टोटल है, तो टोटल मतलब फ्रैक्शन का ना बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में 100 बोलेंगे कि 1 बोलेंगे, 1। एक परिवार में 2 लोग हैं, दोनों के कमाई को जोड़ देंगे तो पूरे परिवार का टोटल इनकम निकल जाएगा। अब अगर परसेंटेज में बात करते तो 100 बोलते, फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे, 1। नहीं समझ पाए? ठीक है। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका यूनिट पूछा जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, लिखिए पहले मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखिए, लिखिए डिफाइन मोल फ्रैक्शन, पहले सवाल लिखिए, डिफाइन मोल फ्रैक्शन लिखिए पहले, ये 3 नंबर का सवाल है, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, ग्रीक अल्फाबेट ब्रैकेट में काई लगा दीजिएगा, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, और उसका डेफिनेशन लिखिए क्या लिखा हुआ है। आंसर नीचे लिखेंगे, सवाल के नीचे आंसर लिखेंगे, डिफाइन मोल फ्रैक्शन सवाल है, आंसर नीचे लिखिए। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. Mole fraction is unitless, independent of temperature of solution. बहुत महत्वपूर्ण है ये सब बात। यूनिटलेस को हाईलाइट कर दीजिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर शब्द को हाईलाइट करिएगा, ये अलग से पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कट जाता है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। यहीं तक लिखना है, इसके बाद नीचे जब बोला जाएगा तब लिखिएगा। अभी सर ने आपको यहीं तक लिखने के लिए कहा है, इसके आगे नहीं लिखना है, इसके आगे बाद में लिखना है। यहां तक अगर हो जाए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन तो बताइएगा, इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे तब इसको लिखिएगा। हो गया?
लिखिए लिखिए, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, यूनिटलेस को हाईलाइट करने सर ने कहा है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तापमान को बढ़ाने या घटाने से उसके हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि रूम का टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो बॉयज की संख्या बढ़ जाएगी, रूम का टेम्परेचर घटा देंगे तो गर्ल्स की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, आशा करते हैं हो गया होगा जी। चलिए अब एक डायग्राम स्केच करिए, और डायग्राम ये वाला स्केच करिए, इसको स्केच करिए, इसको पहले सॉल्यूट को बी कहिएगा, सॉल्वेंट को ए कहिएगा, संभव हो तो 2 कलर के पेन का इस्तेमाल करिएगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाइए। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होगा उसको ए बी बोलेंगे, सॉल्वेंट को ए बोलेंगे। डायग्राम स्केच करिए, ये वाला सर ने कहा है स्केच करने को। जब आप स्केच करते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि सॉल्यूट का कंटेनर और सॉल्वेंट के कंटेनर के मुकाबले सॉल्यूशन का कंटेनर थोड़ा बड़ा बनाएं, क्योंकि ये दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं, तो जब मिक्स कर रहे हैं तो इसका कंटेनर ऑब्वियस है इन दोनों से बड़ा होगा। इसको लिखेंगे काई बी, इसको लिखेंगे काई ए, इन दोनों को मिला के बनाए तो काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1। वो हाइलाइटर ना उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, वोलेटाइल होता है ना, 15-20 दिन के बाद पन्ना पलटते पलटते सब खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पूरा व्हाइट हो जाएगा। खैर ट्राई कर लीजिए, लिख लीजिए। हो गया बच्चों, स्केच कर लिए प्यारे। चले अब आगे, वापस आते हैं। अब इसके बाद ये लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी कहते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखा गया है, काई, और सफिक्स में लिखा गया है बी। ये वाला जो लिखा गया है ना, ये क्या लिखा गया है, काई बी लिखा गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सर क्या बोले, जिसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर। तो अगर आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। इसी प्रकार अगर आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का ऊपर और नीचे टोटल। उसके बाद स्केच करने के बाद लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई बी, बी सफिक्स में लिखिएगा नीचे कैपिटल में छोटा सा, और ये n लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n। इसको पूरा लिखिए, काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1। ये लिख देंगे काई बी, अगर ये हो जाए, अगर आप पास जगह बचे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे उसके नीचे एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, इसके नीचे। इसी प्रकार इसके नीचे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं काई ए इक्वल्स टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, इसके नीचे ये बात, इसके नीचे ये बात, ये काई है और ये एन लिखा हुआ है। जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखना है, अगर ए का निकाल रहे हैं तो ए ऊपर रहेगा। अभी देखा ना आपने बॉयज का कैसे निकाले थे, गर्ल्स का कैसे निकाले थे। थोड़ा तेज तेज हाथ चलाएंगे।
ये सब सारा हो जाए तो नोट करके लिखिएगा काय ए प्लस काय बी इक्वल्स टू 1। ये लिखने के बाद शॉर्ट में इसको लिखेंगे, ये लिखने के बाद शॉर्ट में इसको लिखेंगे, और ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखेंगे नोट काय ए प्लस काय बी इक्वल्स टू 1। अगर ये नहीं लिखे हैं तो बाद में भी कहीं लिख सकते हैं आप, लेकिन इसको लिख लीजिए, क्योंकि बार बार इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लिखिएगा। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बनाइएगा तो शॉर्ट में आपको होना चाहिए ना, इसी को इतना लंबा न लिख के समराइज करके ऐसा लिखा जा सकता है। एन ए क्या है, एन बी क्या है, बताया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ देखिए सॉल्वेंट को ए कह रहे हैं, सॉल्यूट को बी कह रहे हैं, और टोटल सॉल्यूशन में ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए एन ए प्लस एन बी कह रहे हैं। अगर सॉल्यूशन मान लीजिए तीन चीज से मिलकर बना होता, सॉल्यूशन ए बी सी तीन चीज से मिलकर बना होता, तो नीचे क्या हो जाता, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, पता नहीं आप स्मार्ट सोचते हैं कि नहीं। अगर मान लो कि हमने इतना मेहनत करके काय बी निकाल लिया, तो फिर काय ए निकालने के लिए मूर्ख की तरह इतना कैलकुलेशन मत करते रहिएगा। ये वाला दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। जब काय ए प्लस काय बी दोनों को जोड़ने पर 1 ही होगा, और एक का हम निकाल चुके हैं काय बी, तो फिर हम अगला जैसा इतना मेहनत करें काय ए क्यों निकाल रहे हैं। तो काय ए बराबर क्या हो जाएगा, काय बी यहाँ प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा। जब हम और आप मिलकर 1 ही रुपया कमा सकते हैं, और उसमें आप पता चल गया कि 30 पैसा कमा रहे हैं, तो फिर मेरा निकालने का क्या जरूरत है। सीधा कीजिए ना, 1 रुपया में 30 पैसा घटा दीजिएगा तो मेरा नहीं निकल जाएगा। नहीं समझ रहे हम क्या बोल। हाँ, तो जब एक का निकाल दिए तो टोटल में 1 में से दूसरा का हिस्सा निकाल दीजिए, अपने आप उसका निकल जाएगा। और नहीं तो गधाई सा मेहनत करते रह जाइएगा। चले, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पर आधारित कुछ सवाल करते हैं, जिसको हम लोग आज नहीं अगली क्लास में करेंगे, है ना। आज इतना ही रखते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, है ना।